स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस बायोलॉजी के क्लास में। क्लास 12 सर बायोलॉजी चल रहा है हमारा, फिर से न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। भैया किसका टॉपिक है सर? जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। बच्चे लोगों का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 12 में। दहशत में रहते हैं बच्चे लोग कि यार कितना कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आपके साहिल सर आपके साथ में है। सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको सिंप्लीफिकेशन में नजर आने लगेंगे। बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपको ये टॉपिक मिलेगा और आप कहिएगा कि वाह यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स का मतलब होता है उसमें सबसे पहले एक वर्ड आया जीन, ठीक है ना। ये जीन जो होता है ये हेरिडिटरी कैरेक्टर को रखता है और यही जीन को एक पढ़ने वाले इंसान थे जिनका नाम था ग्रीगर जोहान मेंडल, जिनको जीजे मेंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। और मेंडलिज्म ही हम लोग सबसे शुरुआत में पढ़ेंगे कि मेंडल ने क्या क्या काम किया, किस पे काम किया, उन्होंने कैसे जीन के बारे में फाइंड आउट किया, उन्होंने कैसे अलग अलग ब्रीड के बारे में बताना चाहा और दुनिया सुनी कि नहीं सुनी, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। एक उभरते हुए सितारा थे लेकिन वो सितारे को कोई नहीं समझ पाया, ठीक है। उस समय में चार्ल्स डार्विन बहुत पॉपुलर चल रहे थे और लोग चार्ल्स डार्विन को सुन रहे थे। तो इनके काम इतने बेहतरीन थे कि आगे आने के बाद जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने कहा कि यार ये काम क्यों पीछे रह गया, मैंने इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया। मरने के बाद ग्रीगर जोहान मेंडल के मरने के बाद इनके काम को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला, बहुत बड़ी सराहना मिली और उसके बाद इन्हें पुरस्कार भी मिला इस काम को लेकर, ठीक है ना। यानी जीन एक ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को बताता है कि ये क्या हेरिडिटी होकर जाएगा। इवोल्यूशंस के बारे में बताया कि हर एक जीन जो है उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाए जाते हैं। आपने जुरासिक वर्ल्ड को देखा होगा, एक मूवी है जुरासिक, है ना, जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड। वो आपने देखा होगा जुरासिक पार्क में कि डायनासोर को फिर से इवोल्यूट करता है, यानी फिर से इस दुनिया में लाने की कोशिश करता है और ये फिर दुनिया उस समय में कैसे कैसे वो ओरिजिनिटी को बताता है। तो हम लोग जो मानव आज के समय में बने हैं, आज के समय में जितने जीव जंतु बने हैं सब किसी न किसी से इवॉल्व होके आए हैं। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि प्लांट थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा बना, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उसी तरीके से हम लोग जो है पीसेस से एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से रेप्टिलियन, रेप्टिलियन से एप्स, फिर मैमल। ये सब एक दूसरे से विकास तत्व के हिसाब से यानी इवोल्यूशनरी सिस्टम से कनेक्टेड है और इस कनेक्टेड को किस तरीके से हम लोगों में इवोल्यूशन हुआ ये बताने वाले थे। मेंडल ने इस पे काम किया था सबसे पहले और फिर बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जो इस पे काम किए थे आगे जाके इन्होंने बहुत कुछ प्रमाणित किया कि कैसे जीन और जेनेटिक्स कैसे वर्क करता है। हमारे अंदर जो कैरेक्टर आता है वो किसका आता है? हमारे पेरेंट का आता है। तो पेरेंट का कौन सा ऐसा चीज हमारे अंदर आता है कि जो कैरेक्टर आ गया भैया? डीएनए। क्या आता है? डीएनए। और उसी डीएनए में क्या रखता है? उसी डीएनए में जीन होता है। क्या होता है? जीन, जो कि जेनेटिक कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारे कुछ पिछले क्लास के बच्चे हैं सब टॉपर, जो फिगर में आप लोग देख रहे होंगे यहां पर। और हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या है ये टॉपिक? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यानी हम लोग इसके प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे कि क्या इनहेरिटेंस का मतलब होता है द कैरेक्टर दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, और यही उसमें जब पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होता है तो क्या बदलाव लेके आता है। जैसे हम लोग जो है हम लोग अपने माता पिता दोनों के जैसे दिखते हैं, ठीक है। माता के जैसे दिखे तो पिता का कैरेक्टर चला आता है, अगर पिता के जैसे दिखे तो माता का कैरेक्टर चला आता है। वी आर द मिक्सचर और यही मिक्सचर वेरिएशन को लीड करता है, समझ में? यही धीरे धीरे वेरिड होता है ऑर्गेनिज्म। चलिए कहते हैं सबसे पहले हम लोग एज ए इंट्रोडक्शन में ध्यान देंगे कि ये कहना क्या चाहता है। हमारे इंट्रोडक्शन में हम आज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि टर्म जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स टर्म जो ये सबसे पहले दिया गया था डब्ल्यू बेटसन के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया था? डब्ल्यू बेटसन के द्वारा दिया गया था और इसीलिए इसे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? डब्ल्यू बेटसन। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? डब्ल्यू बेटसन। जेनेटिक्स कौन सा ब्रांच है? बायोलॉजी का वो ब्रांच है जो डील करता है कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब यही जेनेटिक कैरेक्टर जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग में, और क्या वेरिएशन लेके आता है इसी के बारे में हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। किस चीज को डील करता है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन को डील करता है। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जो मैंने अभी कहा आपको, हेरिडिटी एक ऐसा जेनेटिक कैरेक्टर होता है जो पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा। हम बात करते हैं कि ये फादर है, हम बात करते हैं ये मदर है। इन दोनों जब मेट करेगा तो इनका बच्चा होगा, तो इन दोनों का जेनेटिक कैरेक्टर इस बच्चे में आएगा। तो दोनों का जेनेटिक कैरेक्टर जब इस बच्चे में आया तो ये बच्चा कुछ तो इंप्रूव्ड है ना दोनों से। इनमें एक का इनमें दोनों का पावर आ गया, दोनों का जीन आया तो कुछ तो इंप्रूव्ड होगा, इसीलिए इंप्रूव होता है। और ये जो जीन इधर से गया यहां पे, इस जीन को हम लोग कहते हैं जेनेटिक कैरेक्टर। क्या कहते हैं भैया? नहीं बोलिएगा, ये जो जीन यहां से यहां गया इसी को बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर।
तो दिक्कत। इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज हैव सम डिफरेंसेस, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल जो होते हैं यानी सेम प्रजाति के, उनमें कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, इसी को बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। जैसे भाई बहन एक ही माँ बाप के बेटे हैं लेकिन दोनों में वेरिएशन मिला कि नहीं मिला? दोनों का कुछ कैरेक्टर यानी फेशियल एक्सप्रेशन चाहे जो भी चीजें थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहेगा लेकिन दोनों अलग हो जाएंगे। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, यहाँ पे सब कोई अलग अलग है, सबके चेहरे अलग हैं, ये वेरिएशन कहलाया। क्या कहलाया? वेरिएशन। आपके माता पिता का कैरेक्टर आप में, मेरे माता पिता का कैरेक्टर हम में, और इस तरीके से ये वैरिड हो गए हम लोग। क्या हो गए? वैरिड हो गए, यानी वेरिएशन लेके आया। कहता है मुल्लर, क्या नाम है भैया? मुल्लर। मुल्लर ने प्रपोज किया एक टर्म को जिसका नाम था साइटोजेनेटिक्स। क्या नाम था? साइटोजेनेटिक्स। इसीलिए मुल्लर को फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी भी कहा गया। क्या कहा गया? फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी। कहता है मॉर्गन, मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पे और प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट को। वो कॉन्सेप्ट था जीन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू विच जीन्स आर लिनियरली लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। इनके अनुसार से क्रोमोसोम के ऊपर में, ठीक है ना, ये जीन जो है लिनियरली लोकेटेड था, यानी लिनियर रूप में मौजूद था क्रोमोसोम के ऊपर में। तो इन्होंने सबसे पहला कौन थ्योरी दिया? जीन थ्योरी। जीन थ्योरी को देने वाले कौन इंसान है? मॉर्गन। कौन इंसान है? मॉर्गन। मॉर्गन ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेड किया? ड्रोसोफिला। ये सब एमसीक्यू है बिहार बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, यहां से एमसीक्यू करता है आपका। मॉर्गन ने किसके ऊपर किया? क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला पे। मॉर्गन ने कौन सा थ्योरी दिया? जीन थ्योरी। क्या दिया? जीन थ्योरी। ये सब इंपॉर्टेंट है, पकड़ लीजिएगा बच्चे लोग, छोड़ना नहीं है, छोड़ दीजिएगा। काजी ये बाबू नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, ऐसे रहिएगा, शांत रहिएगा। जीन थ्योरी के बाद मॉर्गन ने लिंकेज थ्योरी दिया, मॉर्गन ने क्रॉसिंग ओवर लिंकेज टर्म दिया, मॉर्गन ने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिया और मॉर्गन ने लिंकेज मैप ऑन ड्रोसोफिला दिया। समझ में आया? लिंकेज मैप ऑन ड्रोसोफिला, ये सब मॉर्गन का डिस्कवरी था, मॉर्गन ने प्रपोज किया था थ्योरी के अकॉर्डिंग। बात करते हैं इसी में, एक और पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन में लेते हैं। कहता है सर ए गैरोड इज द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ए गैरोड जो है ये फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स और बायोकेमिकल जेनेटिक्स के फादर हैं, ये याद रखना है बीबीआई। ये आपका नीट का क्वेश्चन बन सकता है। नीट का क्वेश्चन इसलिए बनेगा क्योंकि इसका मेंशन आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ठीक है। तो नीट कभी कभी हायर पीडीएफ से पूछ देता है। हालांकि आप लोग की खुशखबरी है कि इस बार एनटीए के थ्रू ये कहा जा रहा है, यानी पूरा कमेटी कंडक्ट हुआ है कि जो भी नीट के एग्जामिनेशन अगले होंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। हाँ, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो देखिए इस बार क्या होता है, हालांकि एनसीईआरटी अगर पढ़िएगा तो एनसीईआरटी चटनी लगेगा, आपको लगेगा कि एकदम समोसा के साथ, समोसे के साथ चटनी एकदम खा रहे हैं ना, है ना बाबू? समोसा के साथ सब्जी भी अच्छा लगता है और चटनी भी अच्छा लगता है। कथी के सर नहीं पता है, नहीं खाइए कार्य कभी समोसा के साथ चटनी? चलो कोई बात नहीं, इसीलिए तुम पतली दुबली हो। एक गैरोड कहते हैं, एक गैरोड वो भी आप कहेंगे सर हम तो पतले दुबले हम खाते हैं चटनी। आपका थ्योरी फेल हो गया। ए गैरोड फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स है, ये फादर है। गैरोड ने डिस्कवर किया था फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर को। वाह, ये बात है, फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को डिस्कवर करने वाले ए गैरोड। और इन्होंने कौन सा बीमारी डिस्कवर किया था? इसका नाम है अल्काप्टोनूरिया। क्या नाम है? अल्काप्टोनूरिया। इसे हम लोग ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक यूरिन डिजीज। ही ऑल्सो गेव द कॉन्सेप्ट, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। एक म्यूटेंट जीन जो होता है एक मेटाबॉलिक ब्लॉक को कर देगा। समझ में आया? ये बात इन्होंने कही थी ए गैरोड। तो ए गैरोड के बारे में पढ़ना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। ए गैरोड के बारे में क्या हो गया उसको? अरे कोई बात नहीं, इनके ना हमको लगा कि छिपकली हक दिया जैसे चिल्ला रहा है, हालांकि छिपकली तो है नहीं ना बाबू। चलो ध्यान दो, ए गैरोड ने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क किया बायोलॉजी के लिए, तो इस बात को ध्यान में रखना है, याद कर लीजिएगा इसे। ए गैरोड को फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स भी बोलते हैं। मॉर्गन ने जीन थ्योरी दिया, मॉर्गन वगैरह इन सब के बारे में। अब कुछ टर्म्स है, बेसिक टर्म है, यहां पर ध्यान देंगे। ये इनहेरिटेंस के यानी जेनेटिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स हैं। ये हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक में सबसे लास्ट में है, लेकिन यहां पे जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में ध्यान रख लेना। बेसिक टर्म्स कि क्या क्या हमारे इस चैप्टर में यूजेस होगा, कौन कौन से वर्ड यूज होंगे इस चैप्टर में, तो ध्यान देना है। सबसे पहले फैक्टर बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है भैया? फैक्टर। फैक्टर किसे कहते हैं हम लोग? फैक्टर सर उसे कहते हैं, ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है सर। क्या होता है सर? यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस एंड कैरेक्टर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस के लिए, यानी यही फैक्टर जिसको जीन कहा जाएगा, आगे एलील कहा जाएगा, यही फैक्टर हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही फैक्टर ट्रांसपोर्ट होगा यानी ट्रांसफर होगा। दिस फैक्टर वर रेफर्ड एज जीन। देखिए इस फैक्टर को किस नाम से जाना गया? जीन के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? जीन के नाम से जाना गया इस फैक्टर को। समझ में आया? इस फैक्टर को किसके नाम से जाना गया?
जीन के नाम से, यानी इसी फैक्टर को हम लोग जीन के नाम से जाने। इसी फैक्टर को हमने जीन भी कहा। ये किसके द्वारा कहा गया? रेफर्ड एज जीन बाय जोहानसन। 1909 में जोहानसन ने इस फैक्टर को नाम दिया जीन। हालांकि मेंडल इस टर्म को एलिमेंट के रूप में यूज करते थे। इसी फैक्टर को मेंडल ने इस टर्म को एलिमेंट फॉर फैक्टर, यानी फैक्टर के लिए इन्होंने एलिमेंट, यानी अलग अलग साइंटिस्ट एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से इंडिकेट किए, जिसमें जोहानसन ने इस वर्ड को जीन कहा। क्या कहा? जीन। मेंडल ने इस वर्ड को एलिमेंट कहा और इस फैक्टर को रेफर किया गया कि फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल करता है हेरिडिटरी कैरेक्टर के लिए। इसमें आते हैं, मॉर्गन ने सबसे पहले इसको सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया, इस फैक्टर को एज अ सिंबल के रूप में। डोमिनेंट फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। डोमिनेंट फैक्टर को कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया गया। लाइक देखिए, ये देखिए, ये डोमिनेंट फैक्टर देख रहे हैं ना, ये कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया गया। समझ में आ रहा है? कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया डोमिनेंट को, और ये भी डोमिनेंट है आपका। और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया गया, ये रिसेसिव है। एंड कैपिटल लेटर वाइल द रिसेसिव फैक्टर बाय स्मॉल लेटर। तो ये डोमिनेंट हो गया और ये रिसेसिव हो गया। ये रिसेसिव हो गया कंप्लीटली और ये डोमिनेंट हो गया। इसी का पूरा चर्चा है इस जेनेटिक्स में, इसी का पूरा चर्चा है, जिसके लिए आप कर रहे हैं खर्चा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। भाई कहता है अ प्योर लाइन इज अ प्लांट एनिमल दैट जेनेटिकली प्योर फॉर पार्टिकल कैरेक्टर विल गिव राइज टू द सेम कैरेक्टर ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन और इंटरब्रीडिंग। अगर जब कोई सेल्फ फर्टिलाइजेशन और इंटरब्रीडिंग करेंगे, जब इस प्रकार का आता है तो इसे हम लोग कहेंगे प्योर। क्या कहेंगे? प्योर, यानी पूर्ण रूप से वही चीज आया है, इसके लिए हम लोग कहेंगे प्योर। देख रहे हैं दोनों, जब स्मॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा तो प्योर। लेकिन अगर डिफरेंट आ गया ये, तो इसको हम लोग कहेंगे इम्प्योर। क्या कहेंगे? इम्प्योर। अलग अलग है ना? कैसे है सर? अगर पूरा कैपिटल रहेगा तो ये प्योर बनेगा सर, ये जो है इम्प्योर बनेगा और ये जो है प्योर बनेगा। समझ में आया? अभी नहीं आ रहा है तो इस बात को ध्यान में रख लेना, इसका भव्य चर्चा है आगे। ठीक है, बहुत बड़ी चर्चाएं हैं, दिमाग में रख लेना है। एलील क्या बोलता है? एलील इट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। एलील जो होता है जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, दूसरा रूप, जो कि लोकेटेड होता है सेम पोजीशन पे, जिसे हम लोग लोकी कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम का। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब सेम क्रोमोसोम, यानी एक्स एक्स इसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे, लेकिन एक्स वाई इसको हेटेरोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है ना? डिफरेंट हो गया। आगे आइए, होमोजाइगस। द टर्म एलील वाज कॉइन्ड बाय बेटसन। ये याद रखना, एलील के टर्म को कौन किए थे? बेटसन किए थे। कौन किए थे? बेटसन। अब अगला है होमोजाइगस। होमोजाइगस एक ऐसा जाइगोट फॉर्म होता है, होमो का मतलब बायोलॉजी में होता है सेम। क्या होता है? सेम। तो अ जाइगोट फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट हैविंग आइडेंटिकल फैक्टर इज कॉल्ड होमोजाइगोट, और ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड होमोजाइगस। जो भी ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा होमोजाइगोट से इसे बोलेंगे होमोजाइगस। देखिए देखिए, दोनों सेम है ना? ये भी दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी, तो जब ये सेम होगा तो इसे हम लोग कहेंगे होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस जब डिफरेंट होगा, देखिए देखिए डिफरेंट है ना, एक कैपिटल है एक स्मॉल है कि नहीं? तो अ जाइगोट इज फॉर्म्ड फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। अगर दो अलग अलग प्रकार के गैमेट के फ्यूजन से जब वो बनेगा और ये दोनों फैक्टर को लेके जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे हेटेरोजाइगोट। क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगोट। और ये इंडिविजुअल डेवलप करता है इस प्रकार के जाइगोट को हम लोग कहते हैं हेटेरोजाइगस। क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस। अगर ये बनेगा होमोजाइगस, ये बनेगा हेटेरोजाइगस। दो डिफरेंट लेके आया है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसी में आगे देखते हैं क्या कहता है। और ये एग्जाम्पल है आई कलर वगैरह का। फिर से एक बार और आपको समझ लेना है। ये कह रहा है बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा है? बायोलॉजी पढ़ा रहे थे। बायोलॉजी है ना? अच्छा सर, हाँ सर ने 10 पढ़ाएंगे ना, ऑलराउंडर है। आगे आई 10 तक सब टीचर लगभग ऑलराउंडर होता है। देखिए ये जो टर्म होमोजाइगस है, होमोजाइगस का टर्म ये भी, और हेटेरोजाइगस ये भी बेटसन ने दिया है। किन्होंने दिया है? बेटसन ने दिया है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, ये सब वर्ड को लिख लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पे हेमीजाइगस क्या होता है भैया। हेमीजाइगस एक ऐसा, यदि इंडिविजुअल कंटेन करता है केवल एक जीन को, ओनली वन जीन ऑफ अ पेयर, एक पेयर का, देन इंडिविजुअल इज सेड टू बी। तो इस प्रकार के इंडिविजुअल को हम लोग हेमीजाइगस कहेंगे। जैसे मेल इंडिविजुअल इज ऑलवेज हेमीजाइगस, मेल इंडिविजुअल हमेशा हेमीजाइगस होता है। ये फॉर सेक्स लिंकेड जीन के लिए, किसके लिए? सेक्स लिंकेड जीन के लिए। यानी सेक्स लिंकेड जीन अगर, यानी सेक्स लिंकेड डिजीज होता है, वो जीन अगर जाएगा तो केवल मेल में जाता है, फीमेल में नहीं जाता है। वो बीमारी केवल मेल में होगा,
फीमेल में नहीं, तो इसीलिए इसे कहेंगे हेमीजाइगस। क्या कहेंगे? हेमीजाइगस। अगला है फिनोटाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बायोलॉजी के लिए। फिनोटाइप और जीनोटाइप दो प्रकार का कैरेक्टर होता है। फिनोटाइप जिसको हम लोग फिजिकल कैरेक्टर कहते हैं, कौन सा कैरेक्टर? फिजिकल, ठीक है ना। फिजिकल हम लोग किसके जैसे दिख रहे हैं? तो फिजिकल हम लोग ऐसे ह्यूमन बीइंग के जैसे दिख रहे हैं, घोड़ा तो है नहीं, गधा है नहीं, तो ह्यूमन बीइंग का वो फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी फिजिकली। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि तुम किसके जैसे दिख रहे हो, मम्मी के जैसे या पापा के जैसे, तो दोनों का जीन तो हमारे अंदर है, कोई मम्मी के जैसे दिखता है, कोई पापा के जैसे दिखता है। तो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस से कैरेक्टर दिखाई देगा उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोटाइप, ठीक है। तो ये कहता है कि इट इज द एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, लिख दिया है ना। ये बाहरी और रूप रंग से देखने के बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो पार्टिकुलर कैरेक्टर होता है उसे हम लोग कहेंगे फिनोटाइप। क्या कहेंगे? फिनोटाइप। अब यहां पे गौर करना है, जैसे ये देखो टीटी, ये टीटी और ये टीटी, ये तीन है, ये प्योर और ये इम्प्योर, मैंने बताया था ना। लेकिन ये क्या है? ये हम लोग कहेंगे ये डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट। ये क्या है? डोमिनेंट ओवर रिसेसिव इसको बोलते हैं, और ये कंप्लीट रिसेसिव है। तो जब फिनोटाइप बनेगा ना, तो फिनोटाइप में इन दोनों को हम क्या मानेंगे? इन दोनों को डोमिनेंट मानेंगे। क्या मानेंगे? डोमिनेंट, ठीक है। और एक को रिसेसिव मानेंगे तो 2:1 हो जाएगा। इसका क्या होगा? 2:1। एक बस छोटा सा समझा रहे हैं अभी समझने के लिए। लेकिन ये इसको कहेंगे फिनोटाइप। क्या कहेंगे? फिनोटाइप। लेकिन जब जेनेटिकली बात होगा तो हम लोग एक एक चीज को इंडिकेट करेंगे कि ये पूरा प्योर है, ये पूरा प्योर है, ये पूरा ये इम्प्योर है। तो ये बनेगा 1:1:1, यानी पूरा ड्वार्फ के को है, एक है ना, पूरा ड्वार्फ, पूरा टॉल के गो है, एगो है। अब बीच में हाइब्रिड जैसे मिक्सचर के गो है, एगो सॉरी, एगो दो नहीं, एक है। क्या है? एक। तो इसीलिए फिनोटाइप में हम लोग केवल फिजिकली और मॉर्फोलॉजिकली देख के बात करते हैं, और जीनोटाइप में पूरा जेनेटिक कैरेक्टर को रीड करते हैं। किसको? कैरेक्टर को, जेनेटिक। हमको लगता है कि अब ज्यादा बाउंस कर जाएगा, इसीलिए यहीं पे रहने देते हैं। क्या करते हैं? यहीं पे रहने देते हैं। नहीं तो सही में आज का पहला क्लास आपको लगेगा। हालांकि केवल हम सोच रहे थे कि आप लोग को इंट्रो क्लियर करें, लेकिन आज इंट्रो से भी बढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट बात को क्लियर किए हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा हो तो बहुत बढ़िया बात है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। नहीं आ रहा है तो पूछिएगा, जितने बार पूछना होगा। अगले क्लास में भी एक बार फिर से छोटी छोटी बातों को रिपीट करते हुए चलेंगे, और कुछ जो साइंटिस्ट का नाम हमने पढ़ा है उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, कंप्लीटली। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।